केरल की राजनीति का खूनी संघर्ष उत्तर भारत तक कम ही पहुंच पाता है। जिस तरह से केरल की इस राजनीतिक हिंसा के प्रति हम सब सामान्य होते जा रहे हैं, वो भी चिंताजनक है। राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों की छानबीन करेंगे तो बीजेपी आरएसएस के लोग भी मारे जाते हैं, कांग्रेस के नेता भी मारे गए हैं, वाम दलों के नेता भी मारे गए हैं। कोई वाम दल की लाइन पर चलना छोड़ देता है तो वो भी हिंसा का शिकार हुआ है, उसमें आरोपी वाम दल है। मगर मुख्य लड़ाई बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच दिखती है। यहाँ की राजनीतिक हिंसा का क्रूर चेहरा ठीक वैसा ही है जैसा बाहुबलियों के दौर में एक समय उत्तर भारत में था, लेकिन उत्तर भारत में हिंसा का शिकार दलित पिछड़े हुए। केरल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की घटना के और तथ्य सामने आने चाहिए। शिक्षा दीक्षा के लिहाज से देश के बाकी राज्यों से अगर यहाँ बेहतर स्थिति है तो चुनावी हिंसा और राजनीतिक हिंसा का इतना क्रूर चेहरा कैसे? 19 मई को नतीजे आने के बाद उसी दिन कन्नूर जिले में एक आदमी की चुनावी हिंसा में मौत हो गई। आरोप है कि यह पिनाराई इलाके में एक विजय जुलूस पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया तो एक गाड़ी में बैठे सीपीएम नेता सीवी रविंद्रन नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। कन्नूर जिले के ही धर्मादम चुनाव क्षेत्र से सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य पिनाराई विजयन चुनाव जीते हैं। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं और केरल की कमान संभालने जा रहे हैं। सीपीएम नेता की मौत के बाद कन्नूर और आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया। गुरुवार के ही दिन त्रिशूर जिले के कायपामंगलम में वामपंथी उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता प्रमोद की पत्थरबाजी में मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि सीपीएम के उन कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया जो 2006 में युवा मोर्चा के नेता सतेश की हत्या से जुड़े हैं। केरल में इस राजनीतिक हिंसा के बीच रविवार को दिल्ली में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में कई केंद्रीय मंत्रियों और केरल बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने गए और केरल में चल रही राजनीतिक हिंसा में दखल देने की मांग की। रविवार को यह हिंसा दिल्ली तक खींची चली आई। दिल्ली में सीपीएम मुख्यालय तक बीजेपी के विरोध मार्च के दौरान भी दोनों दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस को कार्रवाई कर करीब 6 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम ऑफिस में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद यह झड़प शुरू हुई। यह हकीकत है कि केरल में हिंसा हो रही है। स्क्रोल साइट ने लिखा है कि केरल में नतीजों के बाद हुई हिंसा में 50 लोग घायल हुए हैं। इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान एक आंकड़ा यह भी मिला कि कन्नूर में 1980 से लेकर अब तक 180 से अधिक राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं और इस साल फरवरी में संघ के कार्यकर्ता सुजीत की उसके ही मां बाप के सामने हत्या कर दी गई। सीपीएम के 6 कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लगे हैं। सुजीत 3 साल पहले सीपीएम में था। सीपीएम के लोग आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हैं, आरएसएस के लोग सीपीएम को। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि बीजेपी केरल के लोगों का जनादेश स्वीकार करने को तैयार नहीं है और बीजेपी नेतृत्व अपनी केरल इकाई को ऐसे हमले करने और धमकियां देने से रोके। उधर कोलकाता में भी चुनावी नतीजों के दिन से ही नए सिरे से हिंसा की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, ये तो ठीक बात नहीं है। सरकार आपकी है, बीजेपी अपने अध्यक्ष को निर्देश दे सकती है, लेकिन क्या आपके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता की भी मौत हुई है और इसके पहले भी ये हिंसा होती जा रही है, जहां आप लोगों की राजनीतिक संस्कृति का एक तरह से पहले से वजूद रहा है। अच्छा, आपने रिसर्च वर्क किया है और केरल के पूरा फहरिस्त आपने दिखाई। हिंसा कोई भी हो, किसी की भी मौत हो, वो बहुत ही निंदनीय है। और बंगाल में आपने ये कहा कि हो रहे हैं, लेकिन उसके भी आपको थोड़ा रिसर्च टीम आपकी करनी चाहिए थी। हाँ। और फहरिस्त निकालते। नहीं, वो तो है। हम केरल पे बात करना चाहते हैं, बंगाल पे भी कर लेंगे सर। हाँ, मैं मतलब केरल का सवाल बंगाल से नहीं होगा, पहले केरल पे बात करते हैं। हाँ, नहीं अच्छा, केरल में तो कहा कि जो हिंसा की आप बताएं कि जो वातावरण है, ये चुनाव में सिर्फ नहीं, चुनाव से पहले भी और ऐसे तय समय में भी, चाहे वो विद्यार्थी हो, ऐसे कई हमारे विद्यार्थी हमारे साथ जो नौजवान कार्यकर्ता काम करते थे, वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अपाहिज होकर के पड़े हुए हैं, आज तक उठकर खड़े नहीं हो सकते। इस तरह से हमले हुए, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो या चुनाव में जीतने या हारने के बाद, चाहे वो आनंद खुशी में हो, चाहे वो दुख में हो, अगर हंगामा फैलाया जाता है, सलीम साहब, इसका समाधान क्या है? लेकिन आप देखो, देख रहा था तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा तो हमारे पार्टी का आप स्टेटमेंट देखो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने किया था इसलिए हम नहीं करेंगे, हमने किया था आपने करें। सरकार अभी जिम्मेदारी लेगी। अब तक केरल में सरकार जिम्मेदारी ली नहीं है, लेकिन सीपीआईएम की इकाई वहां पे बड़े जिम्मेदाराना तरीके से ये बयान भी दिए और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हिंसक घटना न घटे। अगर घटती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जो नए सरकार आएगी। क्योंकि मैं पहले देख रहा था कि ये राजनीति है, अजीब प्रवृत्ति है कि कोई सीपीएम से छोड़ के बीजेपी में चला गया। वहां मैं समझ रहा हूं कि लोग ही नहीं बचा है न्यूट्रल, तो इधर से उधर खींचने के चक्कर में कोई लॉयल्टी बदल के जाता है, उसको मारा जाता है।
जो मैं अदालतों का रिकॉर्ड देख रहा था उसमें आपकी पार्टी के नेताओं के प्रति ज्यादा आरोप साबित हुए हैं और जेल में रहे हैं आपकी पार्टी के लोग वहां पे। और हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता ज्यादा आरएसएस के हाथ में हत्या हुई है, लेकिन मैं संख्या आंकड़ा नहीं गिनाना चाह रहा हूं। अभी हमने तो फहरिस्त जारी कर दी है, आप वो फहरिस्त को पढ़ देना चाहिए था, हमारे पार्टी के स्टेटमेंट में है। जो कल सीपीआईएम के हेडक्वार्टर में जिस तरह से हमला बोल दिया गया आरएसएस या बीजेपी की तरफ से, पहला आप उसको हमले को रोकना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं? आप खुद कहे कि केरल से हमला दिल्ली तक पहुंच गई, और ये किसी भी कार्यकर्ता के ऑफिस में, कभी आप कोई वामपंथी पार्टी ऑफिस में सीपीआईएम हो, सीपीआई हो, आरएसपी फॉरवर्ड लोग सुने हैं कि कांग्रेस के या तृणमूल के या बीजेपी के दफ्तर में जाकर के वो हमला कर रहे हैं? कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। हम कभी कभी स्टेट गेस्ट हाउस में जाकर प्रोटेस्ट करते हैं अगर कोई घटना होती है तो उस स्टेट गवर्नमेंट के, सरकार के प्रति, लेकिन ये 3 बार हो गया जब आरएसएस बीजेपी की तरफ से एकेजी भवन में आकर के हमला किया गया। आप बोलते हैं मुठभेड़, अरे जो लोग हमला करने आए थे उसके बाद अगर जो ऑफिस में थे वो तो जमायत करके नहीं थे, वो दौड़ा दिए। लेकिन अच्छी बात है कि बीजेपी के नेता भी ये समझे हैं कि हमला को बढ़ाने से अच्छा है, पर ये प्रदर्शन है और इस तरह के प्रदर्शन होने लगे हैं, नहीं होने चाहिए। आजकल पार्टी और घरों पे लोग जाके करने लगे हैं, ठीक है, आप नहीं करते होंगे, लेकिन हम इस तथ्य से नहीं भटक सकते हैं। दूसरी बात है अभी वो उस राज्य को सुदूर होने का लाभ नहीं मिल सकता है। वहां पर आप लोग हैं, आप मुझे बताइए कि अब आपकी जब सरकार वहां शपथ लेगी तो क्या आप करेंगे? क्या आप ही जांच करेंगे इन राजनीतिक हिंसा की, या कोई नई विश्वसनीय व्यवस्था बनेगी जहां पर दोनों दलों की कारस्तानियों की जांच होगी? या आपकी पुलिस करेगी या कोई अलग व्यवस्था बनने जा रही है जो इन राजनीतिक हिंसाओं की जांच करे? पहले जिम्मेदारी होगी कि हिंसा न भड़के नए से, किसी की जान न जाए, किसी भी पार्टी की, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे हमारे पार्टी के हो, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। और जो हत्याएं हुई है उसका हकीकत को जांच करके सामने आना चाहिए और जो कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, वरना उदाहरण अगर आप नहीं तैयार करते हैं तो वो हिंसा भड़कते रहता है। आज हम बंगाल से, हम कलकत्ते से जो बात कर रहे हैं, आप देखो हमारे सैकड़ों ऑफिस को जला दिया गया या दखल कर लिया गया, ताला लगा दिया गया। अब तक सरकार की तरफ से एक बयान तक नहीं आई कि ये गलत काम है। हमारे रिलीफ कैंप चलाना पड़ रहा है हर जिले में, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जो गांव से उठकर चले आ रहे हैं, जिनको रहने का हक नहीं है, जिनके पास सरकारी जो भी सुविधा दी गई थी, कभी पीने का पानी का प्रबंध हो या साइकिल हो, उसको छीन लिया जा रहा है कि वोट आप अगर नहीं दिए। ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं होता, चुनाव और भी कई जगह हुए हैं, लेकिन आप अगर सरकार कोई फैसला, नागरिक को कोई सुविधा दिए हैं और वोट अगर सरकार के पक्ष को न मिले तो उससे वो छीन लिया जाए रहने का हक को या आजीविका को, वो बहुत बड़ा गलत तरीका हो रहा है। हम अगर हिंसा चाहते तो अभी एक सिविल वार की स्थिति बंगाल में बन जाए, लेकिन हम तो चाह रहे हैं, आज गवर्नर के पास गए, आप यहां देखो, यहाँ बीजेपी के लोग कार्यकर्ता भी हमले के शिकार हुए हैं बंगाल में। राष्ट्रपति के पास जब पहुंचे तो केंद्र के नेता जो हैं केरल के बारे में कहे, लेकिन बंगाल के बारे में कहना चाहिए था। उनके रूपा गांगुली के ऊपर हमला हुआ है काकद्वीप में, जहां हमारे ऊपर भी हमला हुआ है, और गवर्नर साहब को आज चिट्ठी लिखना पड़ा है, खत लिखना पड़ा है मुख्यमंत्री के पास कि इसको रोकथाम करो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो और किसी भी प्रांत में हो, हमला किसी भी तरफ से हो वो गलत है। और हिंसक राजनीति का आप जो बड़े रास्ता क्या होगा, तो पार्टी के जो सरकार को जिम्मेदारी लेकर के, ये है, आप सही बात है कि आप बंगाल में आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी दफ्तरों को जलाया जा रहा है, ये दोनों ही तरह से चिंताजनक बात है। पर चूंकि आप भी एक जगह सरकार पर हैं, आप केरल में ही ऐसी कोई विश्वसनीय व्यवस्था कीजिए जिसकी जांच में बीजेपी भी संतुष्ट रहे और आप लोग भी संतुष्ट रहे, और तटस्थ जांच हो कि इस तरह की हिंसा, कार्यकर्ताओं को मां बाप के सामने मारना, हाथ काटना, गला काटना, वो भी केरल में हो रहा है ये सब, और वही प्रवृत्ति अब बंगाल में पहुंच गई है। रवीश, मैं ये कह रहा हूं, मैं यही बात कहा कई शब्दों में, आपने सुना नहीं होगा कि सरकार ओत लेगी 25 को। सरकार की पहले जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से वहां अमन बहाल किया जाए, और विपक्षी कोई भी पार्टी है उन सबसे बातचीत करके शांति के बहाली के लिए अपने अपने जो पार्टी के कार्डर्स हैं या समर्थक हैं उनको, और जो पुलिस के जो निजाम है वो दुरुस्त किया जाए कि एक दूसरे के ऊपर हमला न बोले। त्रिपुरा में तो हमारी सरकार है, आए दिन आपको सुनने मिल रहा है कि मुझे आपसे एक सवाल है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जहां हमारी सरकार होती है वही होगी। हाँ, नहीं, वो हम देखेंगे, आपकी सरकार होते हुए वहां हिंसा की क्या तस्वीर है वो हम देखेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि बंगाल में आपके सैकड़ों कार्य का दफ्तर जला दिए गए हैं, ये आप राजनीतिक अतिरेक में कह रहे हैं या वाकई सैकड़ों दफ्तर आपके जला दिए गए हैं? जी नहीं, आपके पत्रकार को आप बोलिए ना, पिछले 5 दिन में जो कुछ कलकत्ते में हो रहे हैं, और आज गवर्नर के पास हमने पूरा फहरिस्त दिए हैं,
जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी गए, वाम मोर्चा भी गई है, कल बीजेपी वाले भी गए थे गवर्नर के पास, और हमारे राज्यपाल महोदय ने आज अभी तक खबर मिला है कि मुख्यमंत्री को खत लिखे हैं, जो फिर से उनको ओथ आप कराएंगे तो उस वक्त चारों तरफ से चीख हो और मंत्रिमंडलीय शपथ ले। ये ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ पार्टी ऑफिस नहीं, घरों को जलाया गया, लूटा जा रहा है। और आसपास के कलकत्ते के नजदीक वाले गांव में मैं कई जगह घूम के आया हूं, और अभी हमारे रिलीफ कैंप चलाने पड़ रहे हैं, जैसे बाढ़ में या सुखाड़ में होता है वैसे ये राजनीतिक हमले के ऊपर, और जबकि सरकार ये जिम्मेदारी ले नहीं रही है। और राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं वो अगर केरल तक पहुंच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको बंगाल में भी खबर को दिखाना चाहिए। आपको पत्रकार साहब पूछिए, पहुंच जाएंगे। आप जो अब हिंदी वालों को मत कहिए हम कहाँ जानते हैं, बंगाल पहुंच पाते हैं ना केरल पहुंच पाते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन वो बात आप वहां उस राज्य की सारी जानकारियां हमें हैरान करती हैं कि इतनी क्रूर राजनीतिक हिंसा का स्वरूप है, और बात बंगाल पे भी होनी चाहिए। मैं उस सवाल से नहीं भाग रहा हूं, ठीक है। मैं चूंकि आप एक जगह सत्ता में हैं इसलिए आपसे ज्यादा जवाबदेही की उम्मीद की जाती है, पर ठीक है मैं बंगाल पे बात कर लेता हूं। सत्ता में है नहीं, सत्ता में आ रहे हैं। हाँ रवीश, सत्ता में आ रहे हैं, मुझे पता है सर। 25 तारीख मैंने कहा कि आप 25 तारीख को आ रहे हैं जी। सलीम साहब मुझे एक बात बताइए कि आप जब ये कह रहे हैं कि रिलीफ कैंप चला रहे हैं, ठीक है, क्या ये हिंसा का स्केल इतना ज्यादा है बंगाल के भीतरी इलाकों में? कलकत्ता से बाहर की बात कर रहा हूं मैं जी। कुछ बिहार में सबसे दूर वाली जो आसाम के बॉर्डर वाली है, हाँ। आसाम में कुछ बिहार में जिला दफ्तर में किसी को भेज दीजिए आपके पत्रकार को, या हमारे जोन ऑफिस 4 जो इलाकाई ऑफिस है उसको नस्त नाबूद कर दिया गया है। कलकत्ते में आप बलियाघट्टा में जाइए, मानिकतल्ला में जाइए, आपके स्टूडियो से मतलब 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस में आप जाइए, जादवपुर में जाइए, तो एक के बाद एक आगजनी और लूट और हत्या की अटेम्प्ट हो रही है। और इस बार ऐसा हुआ है बंगाल में हत्या से ज्यादा जो हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो वहां देखने को मिलेगा किस तरह से हाथ पैर तोड़ के गांव से लोग शहर में आ रहे हैं चिकित्सा के लिए, क्योंकि वहां के लोकल अस्पताल में भी उनको चिकित्सा करने का मुहैया नहीं कराया जा रहा है। चाहे वो बीरभूम में हो, चाहे वो हुगली में हो, चाहे वो हावड़ा में हो, चाहे वो मिदनापुर में हो, इन सब जगहों पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से बंगाल और केरल, ये दोनों शिक्षित प्रशिक्षित राज्य, हाँ। और दोनों जगहों पर हिंसा की पृष्ठभूमि रही है। लोग ये भी कहते हैं कि आपके ही लोग तृणमूल में चले गए हैं, वो वहां से वो हिंसा कर रहे हो। नहीं, ये तो कहानी थी। हाँ। इस बार चुनाव में आप देख लिए हैं कि ये कहानी हो रही है, लेकिन हकीकत में आज बीरभूम में हमारे एक कार्यकर्ता को वो तृणमूल वाले गोली करके मार दिया, हत्या कर दिया। वो लोग बोले कि नहीं ये सीपीएम वाले हमें मारा, लेकिन वो इत्तेफाक से कैमरा में ऑन कैमरा मरते मरते ये बोल गया कि हमें कौन मारा, उनके नाम बता दिए तृणमूल के नेताओं के। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन ये हिंसक जो राजनीति की जो परंपरा है वो खत्म होना चाहिए। मासूम जाने जा रही है, किसी का ना किसी का तो बच्चा है, किसी का ना किसी का वो सोल कमाने वाला, अकेले परिवार को चलाने वाला है, और परिवार के परिवार वो ढंग सो जाते हैं इस हत्या से। अभी जिन चुनावों को 19 तारीख को हम ऐतिहासिक वगैरह वगैरह बता रहे थे कि कुछ लोकतंत्र की जीत वीत हो गई है, अब देखिए कि चुनाव के बाद वहां पर क्या हो रहा है। कि तमिलनाडु में ही देखिए एक नई सरकार ने शपथ लिया, तो उस तरह से जो फिर बांटा बांटी शुरू हो गया है, तो उन चीजों से हम सामान्य होते जा रहे हैं। चाहे बंगाल हो, एक जगह सीपीएम के लोग पीड़ित हैं और एक जगह उन पर आक्रांता होने का आरोप लग रहा है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि राजनीति में अगर इस तरह की बातें होंगी तो जमीन पे फिर शांतिपूर्ण माहौल में राजनीति कैसे होगी। तो इन सब सवालों पे भी नजर रखिए। वोट दे देना ही इतिहास बना देना नहीं होता है, इतिहास अब बन रहा है दोनों जगह। बहुत बहुत जी हो सकता है, लेकिन वो दुश्मनी नहीं है। जी बिल्कुल दुश्मनी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।